सो जस्ट मैंने एंड किया था ओम्स लॉ पे उस दिन। ओम्स लॉ का डेफिनेशन अगेन मैं रिपीट करूंगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends at constant temperature. Even in my slide तुम लोगों ने देखा था at fixed natural conditions also, कुछ फिजिकल कंडीशंस भी चेंज नहीं हो, ये भी उसमें लिखा हुआ था। ओके, फॉर योर लेवल टिल टेम्परेचर, इट मीन्स कि एट अ फिक्स टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसको हम लोग आगे लेके बढ़े थे। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम लोगों ने उसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाए थे हम लोग, तो उस दिन हम लोगों ने देखा था कि उसमें एक कांस्टेंट इम्पोज होता है जो कि R है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक कैरेक्टर से, जिसको बोलते हैं ओमेगा। लिखने का तरीका ये, जस्ट मेरे माउस पे ध्यान देना, इस पे अब मैं लिख नहीं सकता हूं उस तरह से, अदरवाइज एक सेकंड रुको, इस पे मैं लिख नहीं पाऊंगा ढंग से, क्योंकि इस तरह से लिखा जाता है। जस्ट मेरे माउस पे ध्यान देना। ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लिख सकते हो तुम लोग, इतने भी छोटे नहीं हो। इस तरह का ये साइन होता है ओमेगा, जिससे रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है। रेजिस्टेंस को यूनिट ओम हुआ, पढ़ा जाएगा ओम, बट लिखा जाएगा ओमेगा। ओके, सो व्हाट एक्चुअली अ रेजिस्टेंस इज? रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस जो है, जैसे हम लोग इंग्लिश का वर्ड उठा लें, रेजिस्ट का मतलब रुकावट बनना। सो रेजिस्टेंस मीन्स जो भी बिजली के फ्लो में, करंट के फ्लो में, करंट का फ्लो कहां से आता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। सो जो भी चीज इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अपोजिशन करे या उसको रोकने की कोशिश करे, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। उस कंडक्टर का उसको रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। इट मीन्स जैसे माइक भी तुम लोगों ने भी सुना होगा, या अभी तक बिजली के बारे में कुछ बहुत जानते हो तुम लोग। कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा रेजिस्टेंस देता है। जिंक जो है उसका रेजिस्टेंस इन दोनों से अंतर है। हमारे घर में जो हीटर जलता है, चाहे वो प्रेस आयरन हो, चाहे इमर्सन रॉड हो, चाहे वो हीटर जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, जो हीटर जलता है उसमें भी एक तार लगता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत काफी हाई होता है। वो हम लोग नाइक्रोम के तार से बनाते हैं। इट इज नॉट अ सिंगल मेटल, इट इज अ एलॉय, यानी एक से ज्यादा मेटल का वो मिक्सचर है और उसका नाम नाइक्रोम है। सो उसमें हाई रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है। ये बताऊंगा आगे चल के कि हाई रेजिस्टेंस क्यों रिक्वायर्ड है, उसमें क्या होता है हाई रेजिस्टेंस से, बट अभी के कंडीशन के लिए उसमें हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है। सो रेजिस्टेंस अगेन, रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू द करंट फ्लो। करंट के फ्लो में जो एक ऑपोजिशन या रुकावट बन रहा है या बाधा बन रहा है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ओके, एक क्वेश्चन सभी से, बिकॉज कोई आ गया है, सॉरी। सो एक क्वेश्चन सभी से जनरली आंसर करने की कोशिश करना। कोई भी, हम लोग एक एम्पियर करंट कैसे डिफाइन करेंगे? एक एम्पियर करंट कैसे डिफाइन करेंगे? कोई बता सकता है? 1 coulomb of charge flowing per unit time, per unit second. यस, थोड़ा इसको सही से करो, कोई बात नहीं है। 1 coulomb of charge flowing through a cross section area of a conductor in 1 second or in unit second, that is called as 1 ampere of current. So simply इसमें भी तुम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकती हो कि एक ओम रेजिस्टेंस हम किसको बोलते हैं। जस्ट गो विथ द सिंपल मैथमेटिक्स जो मैं तुमको 9 से बताता आ रहा हूं। V by I, it means if resistance is 1 ohm, then if potential difference applied across the ends of the conductor is 1 volt and current of 1 ampere is flowing through the circuit, then उस सर्किट का रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 1 ओम। इसको दूसरे तरह से डिफाइन करने का तरीका, 1 ohm resistance can be defined as when the current of 1 ampere is flowing through the circuit which has
the potential difference of 1 volt across its ends, then resistance of that circuit is called as 1 ohm. कहीं भी यही तुम्हारा जनरल तरीका चलेगा किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए। और इसको बार बार मैं बोल रहा हूं, इट इज द अपोजिशन। अपोजिशन मीन्स रुकावट। जैसे सिंपली एक कंडीशन और उसको एग्जांपल में लेके चल सकते हो। मान लो एक घर में एंटर करने का एक दरवाजा है और दरवाजे पे एक हम लोग भैंसा खड़ा कर दे। जस्ट अ फनी एग्जांपल। अब कोई अगर बाहर से एंटर करना चाहे उस घर में, बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो रुकावट करने के लिए वहां पे खड़ा है। तो वैसा ही बिजली के फ्लो यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो बाधित करे उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस कंडीशन में उसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बाधित कर रहा है। देन अब किसी सर्किट में जो करंट चल रहा है वो किस किस चीज पर निर्भर करेगा? विद द सेम जस्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथमेटिकल फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू V बाई आर। उसी को मैंने जस्ट V इज इक्वल्स टू आई आर को जस्ट चेंज किया। तो इससे हम लोग बता सकते हैं किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा या ये किस चीज पर डिपेंडेंट होगा। पहला कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग कितना वोल्टेज उसको दे रहे हैं, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, उसके बेस पर उसमें करंट फ्लो करेगा। दूसरा यहां से देख सकते हो सीधा मैथमेटिकली, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इट मीन्स इफ V इज इंक्रीजिंग I इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। I भी इंक्रीज करेगा, ये हमने ओम्स लॉ में भी पढ़ा। और I जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आदित्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बता सकते हो क्या होगा? अगर I जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इससे क्या चेंज आएगा तुम्हारे I में? सर अगर I बढ़ेगा आदित्य वेट आदित्य तुम बोलो गलत सही उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन के पास हो ना। यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके नो प्रॉब्लम। हाँ तुम बोलो क्या बोल रही थी? क्या सर? क्या बोल रही थी बोलो तुम अब। अगर I बढ़ेगा तो R घटेगा। हाँ जस्ट यस इनवर्सली यानी उल्टा। थैंक यू। इनवर्सली यानी उल्टा। अगर हमारा R बढ़ता है सर्किट का तो I जो है वो कम हो जाएगा, R घटता है तो I जो है वो बढ़ जाएगा। इनवर्सली यानी जस्ट उल्टा। अगर क्लास में बताया हुआ चीज याद है तो जस्ट वही लेके हम चलेंगे। सो I इज डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑल्सो। जिससे करंट फ्लो कर रहा है उसके रेजिस्टेंस पर भी I का डिपेंडेंसी है। तो यही 2 कंडीशन है जिसपे हमारा सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको हम जान सकते हैं। ओके देन अ क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैं शुरू से ही तुम लोगों को बताता आ रहा हूँ, न्यूमेरिकल के लिए ऐसा अप्रोच करो जो तुम्हारे लिए सबसे सिंपल पड़े। और एक चीज बोलूंगा, ध्यान देते हुए चलो, जहां तक न्यूमेरिकल में तुमको किसी भी चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वहां तक उसको कैरी ऑन करके ले चलो। उसका फाइनल आंसर उस पॉइंट पे मत निकालो, उसका हाफ पार्ट कैलकुलेट मत करो, जहां तक कैरी। लेकिन एक चीज तुमको ध्यान देना होगा कि तुम जो कैरी ऑन करके ले जा रहे हो उसमें कुछ गलती नहीं आना चाहिए। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। व्हाट करंट will this electric iron draws when it is connected to 110 volt supply? So simply ये क्वेश्चन पढ़ते के साथ एक बार पढ़ो या 2 बार पढ़ो, ओम्स लॉ जो हमें बता दिया, ओम्स लॉ के हिसाब से तुम्हारे दिमाग में एक चीज का स्ट्राइक होना चाहिए। पीयूष बोल सकते हो क्या होगा? वो बनाए होगे क्वेश्चन। क्या सर? ये क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ। क्वेश्चन रीड आउट करो अपना मन में और बताओ कि ये क्वेश्चन देखने के बाद तुम्हें इसके आंसर में अप्रोच करने के लिए क्या पहला चीज दिख रहा है जो तुमको मदद करेगा। आई विल टेल, नो प्रॉब्लम, तुम ट्राई करो एक बार। अदरवाइज एनीवन ऑल्सो कैन ट्राई, अंशु, एनी पर्सन, नॉट अ सिंगल वन।
बिकॉज देखो ये न्यूमेरिकल का अप्रोच होना चाहिए कि वो तुम्हारे दिमाग में किस चीज पर स्ट्राइक दे रहा है फर्स्ट कंडीशन। ये ओम्स लॉ से यहाँ तो पता चल गया कि ओम्स लॉ के बाद का क्वेश्चन है तो ये V इक्वल्स टू आई आर पे रिलेट होगा, लेकिन इसके रिलेशन से क्या हमको मिल रहा है यहाँ पे? रेजिस्टेंस मिल जाएगा सर। रेजिस्टेंस मिल जाने का मतलब, और उसके आगे बढ़ो, सही जा रहे हो, रास्ते पर सही हो। बना दिए हैं सर। बोलो, तो मैं जो बोल रहा हूँ बना लिए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बना लिए हो, लेकिन मैं इसमें चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक है। रेजिस्टेंस आए हो, सही है, लेकिन रेजिस्टेंस में और कुछ आगे, और कोई बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो, ट्राई करो। यहाँ पता थोड़ा जोर से माइक के पास आके। सर इसके बाद करंट मिलेगा। नो, देखो सिंपल सा चीज बोलो। सर अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा। अच्छा चलो, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा, ओके। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है तो सर्किट में करंट भी डिक्रीज होगा, वैलिड पॉइंट, नो प्रॉब्लम। और कुछ जिससे ये एक्चुअली क्वेश्चन बनेगा, तुमको कैलकुलेट करना है, वो सब मान गया, वो सब चीज, लेकिन आ रहा है किसी को? सर V1 by I1 is equal to V2 by I2 करके बना सकते हैं। यस, वेरी गुड क्लियर। तो इसमें बोलने का जो चीज है, तुमने वो सीधा मैथमेटिकल फॉर्म बोल दिया, लेकिन तुमको बोलना है इस सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। उसका जो रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे क्या है, एम्पियर में ये करंट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। इस कंडीशन में 110 वोल्ट है, सेकंड कंडीशन में हमें करंट का पता नहीं है, करंट हमें फाइंड करना है। लेकिन पहले सर्किट में जो रेजिस्टेंस था, जो इलेक्ट्रिक आयरन था, वही इलेक्ट्रिक आयरन हमारे दूसरे कंडीशन में भी है, जिसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। यही चीज पहले तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक आना चाहिए। ये अगर स्ट्राइक आएगा, तुम्हारा टाइम बचेगा, इवन तुम उसको हिट अच्छी तरह से कर सकते हो। देखो दुनिया में बहुत सारी चीज देखते होगे तुम, बताया जाता है कि जो तुम्हारा दुश्मन हो, मैथ भी पढ़ाई को बच्चे दुश्मन कहीं तरह लेके चलते हैं, बिकॉज इससे जब नहीं बनता है वो चीज तो लगता है कि लड़ाई हो रहा है। जो पढ़ने वाले हैं, सॉरी फॉर दैट अगेन, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो किसी से छाप लेंगे ही, बट जो पढ़ने वाले हैं, जो क्वेश्चन नहीं बनता है या उसके आंसर मैच नहीं करता है, लास्ट में जाके दिमाग में चिड़चिड़ाहट आ जाता है। तो यही मैं चीज बता रहा हूँ कि उस पर अगर पहला हल्ला तुम्हारा या पहला दिमाग का स्ट्राइक टू द पॉइंट मारोगे तो तुम्हारा दिमाग भी शांति रहेगा और वो चीज भी जल्दी बन जाएगा। एक चीज और बताना चाहता हूँ, फॉर द स्ट्रेटेजी ऑफ एग्जाम, क्वेश्चन को इस तरीके से मत लेके चलो कि मैं 20 का 20 या 35 क्वेश्चन, जितना एग्जाम में आता है उतना क्वेश्चन को बना जाऊंगा, इस तरीके से मत लेके चलो। तरीके से ये लेके चलो कि मैं 30 क्वेश्चन बनाऊंगा, भले 5 क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन जो 30 क्वेश्चन बनाऊंगा उस पे चेकर का पेन नहीं लग सकता है। जस्ट वो मारेगा तो राइट, अदरवाइज रॉन्ग कभी नहीं कर सकता है, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ये फिजिक्स में या साइंस में ये स्ट्रेटेजी एकदम सही है। दूसरे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का नहीं सपोर्ट कर सकता हूं मैं, बिकॉज लिटरेचर में एग्जाम का चेकर जो होता है उसकी मर्जी पर होता है, लेकिन मैथमेटिक्स हुआ, साइंस हुआ, कंप्यूटर हुआ, इवन एक दो और ऐसे लैंग्वेज है जिसमें तुम ये काम कर सकते हो। तुमने लिख दिया तो चेक करने वाला जो है वो पेन नहीं लगाएगा, उसमें चेक करेगा तो सिर्फ सही ही करेगा। तो ऐसा एक अप्रोच लेके चलो, तुम ज्यादा नंबर पाओगे। भले मुझसे 5 क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन 30 बना, वो मेरे लिए एकदम कॉन्फिडेंट है कि उतना नंबर आ जाएगा। 80 नहीं आएगा लेकिन 75 तो आ जाएगा। ये कंडीशन से अप्रोच करो। तो देखो पहला इस क्वेश्चन का अप्रोच यही होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज सेम इन द बोथ कंडीशन। देयर आर 2 कंडीशन अराइजिंग वेयर इन फर्स्ट कंडीशन वी हैव गिवन विथ V1 यानी वोल्टेज मिला है हमको, एंड करंट मिला है V1 एंड I1 हमको पता है। दूसरा कंडीशन जिसमें हमको V2 दिया हुआ है बट I2 नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारा सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो सिमिलर है दोनों कंडीशन में। तो इसी को लेके आगे बढ़ो। बुक में इसने 2 पार्ट में बनाया है, पहले पार्ट में रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है, फिर दूसरे पार्ट में रेजिस्टेंस इंटर करा के और तब जाके I को कैलकुलेट कर रहा है। वो टाइम का लॉस है।
जस्ट मैं इसका थोड़ा दूसरा तरीका लेके चलता हूं। लेट द करेंट द इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई VI2 जस्ट विद द एलजेब्रा कॉन्सेप्ट। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो जैसा कि हम जानते हैं, देखो इसलिए मैंने लिखा भी है जानबूझकर, एज वी नो द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल बी सेम। क्यों सेम है? बिकॉज ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं दे रहा है। सो R इज इक्वल्स टू V1/I1 इज इक्वल्स टू V2/I2। बुक में जो बनाया है उसने बनाया है इस पार्ट को पहले कैलकुलेट कर लिया है उसने, जिससे वो R को फाइंड कर रहा है। कोई गलती नहीं है, बट R को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन का स्टेप बच गया। और मैथमेटिक्स में स्टेप काटोगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा उस पर, तुम अगर सही अप्रोच से चल रहे हो तो। यस बोलो। रेजिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे ना? जरूरत नहीं है ना, रेजिस्टेंस तुमको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रेजिस्टेंस जस्ट का तस रह जाएगा तुमको। बोलो। पहले वाले क्वेश्चन जो है जिसमें करंट और वोल्ट दिया है उसमें R नहीं दिया है। यस देखो, तुम बोल रहे हो कि रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, तुम अपना आंसर और मेरा आंसर जो है वो मैच करो। देखो क्या हो रहा है उसमें, मैं रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं फाइंड करूंगा, लेकिन तुम्हारा आंसर वहां पे आ जाएगा। यानी मतलब क्या, यही बोल रहा था मैं कि जहां तक मैथमेटिक्स की जरूरत ना पड़े, जस्ट अपने सारे चीज को कैरी ऑन करके लेते चलो, लेके आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। बुक में जो दिया है इससे पहले वो R को फाइंड कर रहा है, उसके बाद V इज इक्वल्स टू IR लगाते हुए I इज इक्वल्स टू V/R लगा के नेक्स्ट का I फाइंड किया है। वो जब हमको R कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो हम एज सच उसको लेके क्यों नहीं चल सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, कौन क्वेश्चन पूछे, मैंने ध्यान नहीं दिया, कौन बोले ये चीज? बोलो। क्या सर? तुमने बोला रहो ना कभी क्या? यही कि मतलब हमको R फाइंड करना होगा। हाँ। नहीं, इस कंडीशन में R का इक्वेशन बना के चलो। देखो जो बुक में दिया है, बार बार बोल रहा हूँ, देखो इससे स्टेप कटेगा और तुम्हारा दिमाग शार्प होगा, उस चीज को समझने की शक्ति बढ़ेगी तुम्हारी, इसीलिए बता रहा हूँ। बुक में इस चीज से पहले उसने R फाइंड किया है, ये R जो है उठा के नेक्स्ट वाले इक्वेशन में वो पुट कर रहा है। लेकिन हम कुछ ऐसा अप्रोच करें हमको R निकालने की जरूरत ना पड़े, हम सही लेके चलेंगे लेकिन R निकालने की जरूरत ही ना पड़े हमको। तो देखो ये लाइन समझ रहे हो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन 1 सभी के लिए बोल रहा हूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन मिस कर गए मेरा आंसर नहीं समझ पाओगे तुम। ये यहाँ पे एज वी नो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज सेम। रेजिस्टेंस जो है दोनों कंडीशन में हमारा सिमिलर है। सो एक बार में ही हम इसको लेके चल सकते हैं। V1/I1 यानी ये पहला कंडीशन इज इक्वल टू V2/I2, बिकॉज इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा रेजिस्टेंस। सर बोलो। सर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस फिर कैलकुलेशन ऑफ करंट? तुम्हारा उसमें स्टेप बढ़ जाएगा, यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एग्जाम में सारे लोग चाहते हैं कि हमारा टाइम बचे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे सकें। जो बुक का अप्रोच इस चंद बोलो। जिसे आप बता रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, देखो जो एकदम एक बार नहीं 100 बार बताऊंगा, सिर्फ ध्यान से सुनो। जो बुक में वो अप्रोच लिया है, देखो बुक में जो अप्रोच लिया है वो लिया है R इज इक्वल्स टू, देख पा रहे हो नहीं, एक सेकेंड रुको, R इज इक्वल्स टू V/I किया है उसने, पहले कंडीशन में V/I किया है और इससे उसने पहला रेजिस्टेंस निकाला है। ये कंडीशन तो समझ रहे हो सारे लोग? जब क्वेश्चन बनाया तो ये चीज सही है ना। पहला कंडीशन देखो बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन पे जाके। पहला कंडीशन है क्या? पहला कंडीशन है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम अ सप्लाई लाइन ऑफ 220 वोल्ट। ओके, तो इससे हम R निकाल रहे हैं। ये चीज ठीक है? V इज इक्वल्स टू IR। ये और नो सारे लोग बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, फिर से बोलूंगा। सर आ रहा है। V इज इक्वल्स टू IR, इसको फॉर्मूला को लगाते हुए इसमें R निकाला जा रहा है, पहला कंडीशन। ये पहला कंडीशन हमारा।
इससे पहले वो आर निकाल रहा है, देन उसके बाद वो क्या कर रहा है बुक में, जस्ट इज आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर कर रहा है वो, वी बाई आर। देखो ये आर हमारा यही है। दूसरे कंडीशन में दूसरा कंडीशन क्या है, लेट्स सी इन द क्वेश्चन अगेन। दूसरा कंडीशन है करंट हमें फाइंड करना है जब वो दूसरे सर्किट में कनेक्ट किया गया जहां पे उसको 110 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है। सो इस कंडीशन में वो आर खींच के ले आया पहले वाले इक्वेशन में से, आर ले आके यहाँ पे पुट कर दिया उसने, वही आर है ना, ये आर ले आके यहाँ पे पुट कर दिया उसने, और वी 110 वोल्ट पुट करके आई को वो निकाल ले रहा है। मेरे बोलने का जस्ट तरीका बदल जा रहा है। देखो इसको भी हम लिख सकते हैं, बेटर इसको लिखो V1 I1, इसको लिखो I2 एंड V2। अब ठीक है सभी के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ये, अच्छा हाँ। सो इस कंडीशन को अभी हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V2 बाई I2। यस और नो? अगर ये चीज समझ रहे हो, जस्ट यहाँ पे देखो R इज इक्वल टू V1 बाई I1, R इज इक्वल टू V2 बाई I2। तो इसी को मैंने किया गया है, R इज इक्वल टू V1 बाई I1 इज इक्वल टू V2 बाई I2। अब ठीक है सभी के लिए? ये वाला जिसको नहीं समझ में आ रहा था बोलो। अभी भी प्रॉब्लम है। ये चीज समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन बोले कि मेरा बोलो। नहीं, ये जरूरी नहीं है। मैं तुमको वो चीज क्वेश्चन को बनाने का शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए वो आसान पड़े, इजीली बन जाए। क्योंकि देखो तुम करोगे क्या, हाँ अरे बनाने दो ना बुक में, तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा या मैं तरीका गलत बताऊंगा तब गलत है ना वो उस, हाँ बुक में दोनों कंडीशन में R इक्वल टू V बाई I है। हाँ, ये नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, इस क्वेश्चन में लिख रहा है कि पहले कंडीशन में V एंड I हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को दे दिया या एक इलेक्ट्रिक आयरन को दे दिया जो कि हम जिससे प्रेस करते हैं। बोल रहा है देखो, अब इसको जनरल भाषा में समझो। तुम्हारे घर में 220 वोल्ट का करंट आ रहा था, मान लो जब सभी चीज सही था, लेकिन होता क्या है कभी कभी, जिसको हम लोग बोलते हैं घर में अर्थिंग हो गया और चल देते हैं घर से बाहर डंडा लेके अपना ठोका बदलने के लिए। ध्यान पे है ना, पहले करते थे माइट भी, अब सभी के जगह पे वो रबर वाला तार लगते जा रहा है तो वो बंद हो गया है और जाके उसको दूसरे लाइन पे चढ़ा देते थे। लेकिन कंडीशन ये समझो कि मान लो तुम्हारे घर में अर्थिंग हो गया तो उस समय तकरीबन 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस घर पे आता है। तो पूछ रहा है कि अब अगर तुम इलेक्ट्रिक आयरन जो है वही आयरन फिर से सप्लाई लाइन में लगाओगे तो वो करंट कितना ड्रॉ करेगा। अब जब खाने के लिए ही कम है तो अधिक कहां से वो ड्रॉ करेगा। समझ रहे हो आप चीज को? क्वेश्चन पहले समझो, उसके बाद वो चीज आंसर के पर हम लोग चलेंगे। तो लेकिन अब इस जगह पे ध्यान दो कि तुम्हारा जो घर का इलेक्ट्रिक आयरन था, रेजिस्टेंस समझे हो? आदित्य बोल रहे हो ना शायद? नहीं समझ में आ रहा? आदित्य बोले ना। एटलीस्ट हाँ ना बोलो ताकि मुझे लगे कि तुम मेरे साथ हो। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसके लिए मैंने बोला, वो बोला फिर से बोला, मुझे देखने दो। अच्छा रौनक, देखो अब मेरा क्वेश्चन पहले समझ में आया तुमको?
कि तुम्हारे घर में नॉर्मल सप्लाई हो रहा है, कोई अर्थिंग नहीं है, तो 220 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है तुम्हारा इतना एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। लेकिन मान लो घर में अचानक से अर्थिंग हो गया, तुमने कोई चेंजिंग नहीं किया और इलेक्ट्रिक आयरन तुम्हारा लगा हुआ है, तो अब बताओ कि वो कितना तुम्हारा एम्पियर का सप्लाई खींचने की कोशिश करेगा। और अर्थिंग के कंडीशन में ज्यादातर 110 वोल्ट का सप्लाई हो जाता है घर पे, तो आयरन तो तुम्हारा वही रह गया ना। रेजिस्टेंस समझे इससे पहले जो बताया, रेजिस्टेंस क्या होता है रौनक, समझे क्या होता है रेजिस्टेंस, बोलो। हाँ, तो वही रेजिस्टेंस, तो आयरन तो तुम्हारा बदला नहीं, यानी इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना रह गया, वही रह गया ना जितना पहले था। 110 तुम्हारा रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस का अभी यूनिट पड़ गया है, ओम होता है। अरे वोल्टेज 110 है, वोल्टेज 110, वोल्टेज में चेंज आया है, लेकिन जो तुम इलेक्ट्रिक आयरन पहले कंडीशन में यूज किए हो, दूसरे कंडीशन में भी इलेक्ट्रिक आयरन तो वही रह गया ना तुम्हारा। तो इलेक्ट्रिक आयरन में जो रेजिस्टेंस है, यानी जो बिजली के फ्लो को, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो अपोज कर रहा है, वो वाला रेजिस्टेंस जो कंडीशन है हमारा, वो सेम रह गया दोनों कंडीशन में। रेजिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, सो R इज इक्वल्स टू V बाई आई। रेजिस्टेंस इसी से कैलकुलेट करते हैं ना। तो पहले कंडीशन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए, यहाँ पे चलो, पहले कंडीशन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए R इज इक्वल्स टू V1 बाई I1, ठीक है। यहाँ पे यस और नो, पहला कंडीशन, इसलिए V एंड I लिया हूं मैं। दूसरे कंडीशन का रेजिस्टेंस जो आएगा कैसे आएगा, दूसरे कंडीशन का रेजिस्टेंस जो है वो आएगा V2 बाई I2 से, बिकॉज ओम्स लॉ अगेन, उसी वोल्टेज की सेकंड कंडीशन को। हाँ, और हमने बोला कि रेजिस्टेंस दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक आयरन का सिमिलर है, ये भी ठीक है। यस सर। तो हम नहीं लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू V1 बाई I1 इज इक्वल्स टू V2 बाई I2, बस यही काम किया है मैंने। ये I2 है, हम 12 समझ रहे थे। नहीं, वहां पे नहीं, यहाँ पे देखो, क्योंकि वहां पे ढंग से मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे देखो। हाँ, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो मेरे बात को कैच करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, कोई बात नहीं। ये I2 है, तो ये कंडीशन जब तुमने कर दिया, इसमें तुम्हारा एक पूरी स्टेप बच गया। इसमें तुमको कोई कुछ बोल रहे हो, नो नहीं सर। सो इस कंडीशन में तुम्हारा एक स्टेप बच गया, एक पूरी तकरीबन मान के चलो 1 मिनट का समय बच गया। ये नहीं बोलूंगा कि गलत करने के लिए समय बचाओ, अगर समय लगता है उससे तुम 2 स्टेप में सही कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुम लोगों को वही बनाना चाहता हूँ कि जिससे तुम्हारा टाइम भी बचे, अगले क्वेश्चन पे टाइम दे सको और चीज को समझो ज्यादा। सो इस कंडीशन में यहाँ तक अगर ये पॉइंट सबको क्लियर है, देन हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारा V1 था पहला कंडीशन का 220 वोल्ट, I1 था 3.4 एम्पियर, V2 हमको दिया है 110 वोल्ट सेकंड कंडीशन का, I2 हमें पता नहीं है। सो जस्ट इसको हम उठा के इस पूरे वाले इक्वेशन पे पुट कर दिए, 220 बाई 3.4 110 बाई I2 हमने इसको माना है। लेट द इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉन इन द सेकंड कंडीशन बी I2। सो ये कंडीशन जस्ट पुट किया हमने, और इसको कैंसिल करते हुए हमें अब ये इक्वेशन, इसके बाद सॉल्यूशन सब कर लोगे। 110 ये 2 से गया 220, उसके बाद जस्ट ये जो है ये तुम्हारा इस साइड पे गया, ये I2 इस साइड पे गया, और ये 2 नीचे आ गया, यानी I2 इज इक्वल टू 3.4 बाई 2। सो हमारा करंट जो है वो आ गया 1.7 एम्पियर। इस अप्रोच में देखो तुम्हें R का जरूरत ही नहीं पड़ा निकालने में, अदरवाइज तुम्हें कुछ समय इसमें लगता, V1 बाई I1 से R निकालते, R निकाल के ले आके यहाँ पे पुट करते, सेकेंड कंडीशन में I2 इज इक्वल टू V1 बाई R, सॉरी V2 बाई R करके पुट करते। तो इस कंडीशन से तुम्हारा टाइम बच गया, और टाइम बचने से तुम इसको आराम से दूसरे पे लगा सकते हो, लेकिन टाइम बचने से ज्यादा पहला समझ है जरूरी। इक्वेशन समझ रहे हो तो बोलो, अदरवाइज फिर बताऊंगा। सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, इस अप्रोच में तुम्हारा चीज आसान पड़ा ना, स्टेप बहुत सारे कट गए।
बुक में नहीं भी तो ये कम से कम 10 से 12 स्टेप में बनाया है। और तुम्हारा यहाँ पे देखोगे तो अगर इस चीज को तुम समझ रहे हो, मुश्किल से 5 स्टेप में ये सारा क्वेश्चन कंक्लूड हो गया तुम्हारा। इवन तुमको एक मल्टीप्लीकेशन जो मैं बोल रहा था टाइम बचाने के लिए, वहां तक कैरी करो चीजों को जहां तक तुम्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। वही मैंने किया, लास्ट पॉइंट तक मैं सारा उठा के ले आया और लास्ट पॉइंट पे डिवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बार मैंने देखा है, 9 में भी ऐसा कई क्वेश्चन मैं बताया हूँ तुम लोगों को कि जिसमें तुम लोगों को आसानी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में आए और मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल तुम लोग कर सको। ये बार बार बोलता हूँ, इससे टाइम बचेगा और तुम्हारा दिमाग भी शार्प होगा, तुम चीजों को ज्यादा डेप्थ तक समझोगे। ओके, एनीवन प्रॉब्लम, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? बोलो किसी को भी। नो, विदाउट हेजिटेशन, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज, कोई इसमें कमजोर या कोई बहुत काफी, इट माइट भी, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि सर बहुत काफी एक्सटेंड कर रहे हैं या बोरिंग कर रहे हैं। ऐसा मैं करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सबको क्लियर करा के लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन जो बना लिए होगे उसको लगता होगा कि बहुत काफी टाइम यहाँ पे किल हो रहा है, नहीं, समझने की कोशिश करो, चीज बहुत आसान रहेंगे बाद में भी चल के। यहां तक सभी को क्लियर है ये पॉइंट? रेजिस्टेंस जो मैंने उठाया, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जो है, अच्छा वो फैक्टर तो बाद में बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड करता है, ये न्यूमेरिकल, ये 3 पॉइंट अभी तक मैंने बताया, ठीक है। ओके, देन अब रेजिस्टेंस के हम लोग सिंबल पर चलते हैं। उस दिन मैं सिंबल बताते बताते तुम लोगों को बोला था कि ये रेजिस्टेंस के बाद बताऊंगा। रेजिस्टेंस बनाने का तरीका, रेजिस्टेंस का सिंबल, ये है रेजिस्टेंस का सिंबल, नॉर्मल रेजिस्टेंस का सिंबल। यानी जैसे हमारा बल्ब हुआ या पंखा हुआ, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है। देन इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ पे ध्यान दो, बिकॉज इसका हम लोग यूज करेंगे अभी तुरंत। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेहोस्टेड। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एनीवन ट्राई टू इंटरेक्ट। अच्छा लगेगा तुम्हें भी एटलीस्ट अपने आप को आंक पाओगे कि तुम यस, वेरिएबल में रेजिस्टेंस और रेहोस्टेट दोनों सेम है। हाँ बोलो। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट 2 कॉपी डायग्राम है। मैंने कोई अंतर नहीं किया, उसमें गैल्वेनोमीटर नहीं दिया हुआ था, मैं इसीलिए उसको बाहर से उठा ले आया हूँ। सी ओके, सो दिस इज द साइन ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेहोस्टेट। वेरिएबल का मतलब चेंजिंग, एवर चेंजिंग थिंग। जैसे कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस देखे हो रियली, बोलो तो। और मैं जब बोलूंगा कि हाँ देखे हो तो बहुत आश्चर्य लगेगा। देखे हो वेरिएबल रेजिस्टेंस अपने घर में? और मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, इसको जितने लोग मेरे सेशन में अभी हो सारे लोग यूज किए हो। देखने की तो बात छोड़ दो। और तकरीबन गर्मी के दिन में तो इसको हर रोज यूज करते हो, ठंड के दिन में भले ही यूज मत करो, लेकिन गर्मी के दिन में तकरीबन ये हर रोज तुम्हारे से यूज होता है। अब बोलो कितने लोग रेहोस्टेट देखे हो अपने घर पे? यस, रेगुलेटर है वो। वेरी गुड, वो रेगुलेटर है। रेगुलेटर हो, पंखा का रेगुलेटर हो, चाहे टीवी का नॉब हो पुराना वाला, चाहे रेडियो का नॉब हो, चाहे तुम्हारा यस, वो रेगुलेटर के बारे में नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंसंट्रेटेड मैं बोल रहा हूँ, गैस का रेगुलेटर नहीं बोला। अगर तुम गैस का रेगुलेटर को बोले तो सॉरी, मुझे सुनने में ध्यान हुआ। रेगुलेटर इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेटर बोले हैं। हाँ, कोई बात नहीं, उससे नहीं। रेगुलेटर वही हमारा एक्चुअल वेरिएबल रेजिस्टेंस है। उससे होता क्या है, सोच के देखो। उससे जो होता है कि जब उसको 1 नंबर पे लगा देते हो पंखे के, तो पंखा धीरे चलने लगता है। 5 नंबर पे लगा देते हो तो पंखा तेज हो जाता है। यानी तुम धीरे धीरे कर क्या रहे हो, उस सर्किट में अपने तुम रेजिस्टेंस दे रहे हो और वेरिएबल रेजिस्टेंस दे रहे हो, यानी चेंजिंग रेजिस्टेंस। वेरी का मतलब चेंजिंग होता है।
चेंजिंग रेजिस्टेंस दे रहे हो, जब हाई रेजिस्टेंस दे रहे हो अपने सर्किट में तो तुम्हारा पंखा धीरे हो जा रहा है। हाई रेजिस्टेंस का मतलब 1 नंबर, और जब रेजिस्टेंस लो करते जा रहे हो धीरे धीरे तो वो है तुम्हारा 5 नंबर कि पंखा फुल स्पीड पकड़ लेता है। उसमें हम करते क्या है, अब यहाँ पे मूवेबल पॉइंट नहीं है, मैं तुमको एक्चुअल डायग्राम भी दिखाता हूँ कि रियोस्टेट होता कैसा है। यहाँ पे पॉइंट जो है इसको हम मूव करते हैं जब, यस तो देखिए बता रहा हूँ क्या कुछ दिखा रही हो, या नेट पे दिखाने को बोली ना, मैं दिखा रहा हूँ, वेट। जस्ट यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करो ये करता क्या है। इसको जब उठा के इस पॉइंट को, वेरिएबल इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ये वेरी कर सकता है। जब बिजली में इसको हम जोड़ते हैं, जनरली इसको जोड़ देते हैं, इसके दोनों आखिरी छोर पे हम इसको बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, स्विच पे जैसे भी सर्किट से इसको आखिरी छोर पे हम जोड़ देते हैं। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं, एक पॉइंट ये जोड़ते हैं, ये वाला एक पॉइंट ये वाला जोड़ते हैं और एक पॉइंट ये वाला जोड़ते हैं। इसके बाद हम लोग करते क्या है, जब उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं यानी 5 नंबर की तरफ लेके जा रहे हैं तो देखो ये पॉइंट जो है धीरे धीरे खिसकते हुए यहाँ पे आ जाता है, ये जगह पे स्टार्टिंग पे आ जाता है। तो अब तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगा, इधर से चला, इसके थ्रू पार करते हुए बाहर निकल गया, यानी ये जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस था उसने बाईपास कर दिया। ये 5 नंबर है। अब देखो दूसरा कंडीशन, जब उसको 4 नंबर 3 नंबर पे ले, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। ये तुम्हारा रहा रेगुलेटर पंखे का, अगर इस तरफ देख पा रहे हो तो ये पंखे का रेगुलेटर है। ऐसा ही लगता है, बड़े में पहले होता था तो वो थोड़ा बड़ा होता था। अब देखो इसका इमेज कैसा कैसा होता है। रियोस्टेट, ये देखो, ये देख पा रहे हो, ये वाला ज्यादा छोटा नजर आ रहा है। तो दूसरा डायग्राम उठा लिया। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये एक्चुअल में तुम्हारा रियोस्टेट बोला जाता है या वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसमें हम लोग करते क्या है, कनेक्शन के समय इस पे देखोगे पतले पतले तार का वाइंडिंग रहता है। जैसे किसी चीज के खोलने पे तो मोटर वोटर में देखते हो पतले तार लगे रहते हैं, और इस पे ये पॉइंट जो है एक मेटल के प्लेट पे आगे पीछे होता है। इसमें कनेक्शन किया जाता है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट पे कनेक्शन किया जाता है। अब इससे मिलेगा क्या हमको, मान लो इस पॉइंट को हम उठा के लेके पूरा ये स्टार्टिंग में चले आए, तो देखो अब करंट जो फ्लो कर रहा है हमारा सर्किट में, यहाँ से एंटर किया और इस मेटल प्लेट से ये रॉड टच हुआ रहता है और यहाँ से फिर इस तरफ से कनेक्शन रहता है। सो ये सीधा यहाँ से जाके इस रॉड के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। यानी तुम्हारा पंखा जो है इस समय 5 नंबर पे चल रहा है। अब मान लो तुमने इस पॉइंट को लेके यहाँ से थोड़ा सा इस साइड स्लाइड कर दिया, मान लो इस पॉइंट पे आ गया हुआ, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से करंट इंटर किया और अब इस प्लेट से सीधा ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ से इस वाइंडिंग में इस पतले पतले तार में ऐसे रोटेट करेगा। रोटेट करते 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 ये यहाँ तक पहुंचेगा। देन उसके बाद इस लाइन को पकड़ के, इस रॉड को पकड़ के वो बाहर की तरफ आ जाएगा। यानी क्या हुआ, तुमने सर्किट में पंखे के साथ इतना सारा रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो अब तुम्हारा पंखा क्या होगा, धीरे चलना शुरू करेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में रुकावट बनता है। अच्छा तुम बोलो प्रॉब्लम क्या, बोलो। बोलो बोलो, तुम भी बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो। ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस, देखो ये इंग्लिश का वर्ड है, वेरी करना यानी चेंजिंग करना, यानी एक प्लेन, वही बता ही रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। बोल रहे सर, वेरिएबल रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ चार्ज को रजिस्ट करता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ चार्ज को रजिस्ट करता है। किसी को भी रजिस्ट करेगा, फ्लो चार्ज को भी नहीं रजिस्ट करेगा। चार्ज का फ्लो मतलब क्या है,
चार्ज का फ्लो मतलब करंट ही है। करंट का फ्लो वही ये उसको रेजिस्ट करेगा तभी हमारे चीज धीरे होते हैं और तेज होते हैं। वही पूछ रहे थे। वही चीज है। तो ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, क्योंकि ये तार जो है इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस यानी रुकावट दिया हुआ है। ये जब स्टार्ट करते हैं, मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल देखिए, तुम्हारा पंखा 5 नंबर पे चल रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये स्लाइडिंग पॉइंट होता है। ये जो देख रहे हो ना ये काला वाला, ये स्लाइडिंग पॉइंट होता है। ये इधर उधर सरक सकता है अपने जगह से पूरे इस रॉड पे। ये जो ऊपर वाला दिख रहा है इस रॉड पे पूरा इधर उधर किया जा सकता है ये। तो इसको हम करते क्या है कि इसको कनेक्शन कैसे देते हैं, इसको एक पॉइंट इसमें जोड़ते हैं और दूसरा पॉइंट इस रॉड के माध्यम से निकलने वाले पॉइंट में जोड़ते हैं। तो मान लो ये तुम्हारा ये काला वाला पॉइंट स्टार्टिंग पे है, जस्ट मेरे पॉइंट को होवर करते हुए देखो, मैं तुमको एनिमेटेड नहीं दिखा सकता हूँ, ये पॉइंट को जस्ट होवर करते हुए देखो। यहाँ पे अगर ये काला वाला पॉइंट है देन क्या होगा, करंट यहाँ से जाएगा और इस उजले स्ट्रिप से सीधा निकल के इसके थ्रू, ये जब यहाँ पे है इसके थ्रू निकल के रॉड से बाहर निकल जाएगा। रेजिस्टेंस बहुत कम है। अब मान लो इस काले वाले पॉइंट को हम धीरे 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 अपने जगह से हटाते हुए यहाँ पे ले आके उसको अलाइन कर दें। अब क्या होगा, करंट यहाँ से एंटर किया, देन इससे एंटर करता हुआ यहाँ पे पतले पतले तार हैं उसमें से ऐसे घूमता हुआ, जिसके चलते क्या है रेजिस्टेंस बढ़ने लगा। घूमता घूमता ये पहुंचा यहाँ पे, और यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर उस काले वाले से कनेक्टेड है, उसके थ्रू आके रॉड में निकल गया। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस भी तुम्हारे सर्किट में अब जुड़ चुका है। तो अब तुम्हारा पंखा जो है 3 नंबर पे हो गया या 2 नंबर पे या 4 नंबर पे हो गया, जिसके चलते पंखा का स्पीड जो है थोड़ा धीमा हो जाएगा। यानी इसमें हो क्या रहा है, पहले वाले में हो रहा है ये एक फिक्स रेजिस्टेंस है, यानी स्थिर रेजिस्टेंस है। इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो 2 ओम का ही रह जाएगा। सेकेंड वाले में 2 ओम का रेजिस्टेंस 4 ओम भी बन सकता है, 2 ओम का रेजिस्टेंस 1 ओम भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्लाइडिंग ऑफ दिस पॉइंट। अब सही है? यस सर। जो गर्म गियर में रेजिस्टेंस होता है, किसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस गियर में होता है, मोटरसाइकिल गियर में। मोटरसाइकिल गियर में नहीं, उसमें जरूरत नहीं है। देखो कोई भी घुमाने वाला चीज तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं है। तुम जिसको एक्सीलरेटर बोलते हो वो दूसरे तरीके से चलता है, उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रिक कार में जरूरत होगा ही ना। फिर से बोलो। कार में सर जरूरत होगा ना? नहीं, तुम जो स्टीयरिंग देखते हो चाहे जो उसके डायरेक्शन को घुमाने के लिए देखते हो वो सब दूसरा ऑब्जेक्ट है, सारा वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं है। वेरिएबल रेजिस्टेंस जैसे अगर मान लो उसमें टेप लगा हुआ है, टेप का वॉल्यूम अप डाउन जो करते हैं ना उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। कार को स्टीयरिंग नहीं, गियर बोल रहे हैं, गियर नहीं, उसमें दूसरा अरेंजमेंट होता है। गियर में अगर तुम गियर वाला साइकिल देखे हो, हाँ। उसका पहिया छोटा बड़ा होता है, गियर का गियर बॉक्स जो होता है वो गियर बॉक्स छोटा बड़ा होता है। तो कार में भी एग्जैक्टली वैसा ही एक बेल्ट लगा हुआ होता है जो अलग अलग गियर पे चढ़ते जाता है, उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेंट्रेटेड है, इलेक्ट्रिकल हो वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो तुम्हारा रेडियो हो, चाहे वो तुम्हारा बता रहा हूँ टेप रिकॉर्डर हो, जिसको हम लोग वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए यूज करते हैं, वो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अदर कंपोनेंट्स में नहीं यूज होता है, ये इलेक्ट्रिकल है तुम्हारा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस सारे लोगों के समझ में आया, यानी द रेजिस्टेंस विच कैन वेरी। अगर तुमको डिफाइन करने के लिए आया, अदर ये बुक में है नहीं कि डिफाइन करने के लिए आएगा, बट इफ यू हैव टू डिफाइन अ वेरिएबल रेजिस्टेंस देन यू हैव टू डिफाइन इज अ रेजिस्टेंस विच कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कनेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया तुम्हारे पंखे के रेगुलेटर का, बिकॉज ये सारे लोग टच करते हो गर्मी में, इसीलिए मैंने बोला सारे लोग अप्रोक्सीमेटली इसको कम ज्यादा, चलो मान लो पंखे का नहीं टच किए, नॉब टच किए किसी चीज का, तुम्हारा वो चाहे साउंड का कोई साउंड देने वाला हो उसका नॉब टच किए। अब डिजिटल होते जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, बटन के प्रेस पर है, लेकिन इक्विपमेंट हमारा उस तरह का हुआ करता था। वेरिएबल रेजिस्टेंस वो सब एनालॉग सर्किट के यूज में आता था ज्यादातर, वो नहीं बताऊंगा एनालॉग और डिजिटल क्या होता है। ये प्रॉब्लम सभी के लिए सही है, क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टेंस, ठीक है सर?
बोलो एटलीस्ट। यस सर। ओके, जो गर्ल में पूछ रही थी उसके लिए भी। ओके, Yes, sir. देन वी आर गोइंग टू वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होगा? चीजों को समझो। देखो, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कुछ भी लिख दिया हम पढ़ते जाएंगे, ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन है हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन मीन्स जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा उसको वेरीफाई करने का तरीका हम ढूंढ रहे हैं। कैसे हम उसको वेरीफाई करेंगे, कैसे उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि हाँ, हमारा ओम्स लॉ जो है वो सही स्टैंड करता है। इवन इसका एक प्रैक्टिकल भी है लैब तुम लोगों का। अगर कंडीशन सही रहा तो वो भी दिखाऊंगा, अदरवाइज अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना एनिमेटेड फॉर्म में तुमको मैं दिखा सकूं, चाहे जैसे फॉर्म में दिखा सकूं, मैं तुमको ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरिफिकेशन, इट मीन्स यू हैव टू जस्ट बाय एक्सपेरिमेंट यू हैव टू प्रूव दैट ओम्स लॉ स्टैंड्स करेक्ट। दूसरा जगह ओम्स लॉ स्टैंड्स करेक्ट का मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इन अ सर्किट। यानी तुम्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें अपने सर्किट में एनसीईआरटी का डायग्राम ये है, ये वाला दोनों बताऊंगा तुमको। ये एस चंद का डायग्राम है या रेफरेंस बुक का मैक्सिमम का यही डायग्राम होता है। इसमें वो कर क्या रहा है? यानी हमको एक ऐसा सर्किट बनाना होगा जिसमें हम लोग किसी माध्यम से बार बार पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करें और सर्किट में करंट को फ्लो करने दें। तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो उसका करंट भी चेंज होगा। यस और नो? यस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो उसका करंट भी चेंज होगा। जैसे तुमको एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपली समझने की कोशिश करो। अगर एक टॉर्च का पुराना वाला बल्ब लिए हो, वो पीला वाला बल्ब जो आता था पहले, एलईडी नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज एलईडी में तुम उस डिफरेंस को मार्क नहीं कर पाओगे। जो पुराना वाला बल्ब आता था हमारा, उसको उसमें लेके एक सेल लगा दो, ऐसा टाइप का एक सेल लगा दो, पेंसिल सेल चाहे कोई भी। क्या देखते थे? वो डीम जलता था। उसमें 2 सेल लगा दो, वो बहुत ब्राइट जलने लगता था। अगर सेल तुम्हारे सही है तब 3 सेल लगा दो तो और तेज हो जाएगा। धीरे धीरे सेल बढ़ाओगे तो क्या होगा? बल्ब जो है तुम्हारा फट जाएगा या फ्यूज हो जाएगा। ये सर नो? ट्राई टू मेक द वट एवर यू आर रीडिंग इन अ रियल सेंस। रियल में होता क्या है और क्यों होता है, वही यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं या उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल सही है सभी के लिए? बहुत सारे लोग बल्ब को यूज नहीं किए होंगे, मानता हूं ये बात, लेकिन जो यूज किए होंगे उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि उसने देखा होगा कि जैसे जैसे हम उसमें सेल बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसका बैटरी का जो तुम्हारा लाइट है वो बढ़ते जाता है। जस्ट ऐसे शांति से मत रहो, बिकॉज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड तुम लोगों को समझ में आ रहा है या सिर्फ प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट हो। समझ में आ रहा है ना? ओके, सर सेल बढ़ाते हैं तो टॉर्च भी बढ़ता है, टॉर्च का लाइट। फिर से बोलो बोलो बोलो। होता है, एलईडी बल्ब के साथ भी होता है, लेकिन एलईडी बल्ब में जल्दी हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। पीले वाले बल्ब में बहुत आसानी से वोल्टेज कम ज्यादा होता है ना, तुरंत हम लोगों को पता चल जाता है। एलईडी बल्ब को बनाया गया है ऐसा कि वो कम में भी उतना ही तेज जले, ज्यादा में भी उतना ही तेज जले, इसीलिए इसमें जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हम लोग। इसीलिए मैंने पुराने वाले बल्ब का एग्जाम्पल दिया तुमको, जो कि हम बहुत अच्छी तरह से उसमें रिकॉग्नाइज कर पाते। यही बात मैं बोल रहा हूँ। एलईडी बल्ब एक बार जस्ट तुम्हारा उससे थोड़ा सा करेगा, फ्लिक करेगा, और फ्लिक करने के बाद कम ज्यादा वो तुम्हें नहीं दिखेगा, वो लगेगा फिर उसी पावर से जल रहा है। लेकिन पीले वाले में जैसे तुम बोल रहे हो बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है। यस, तो हम इसमें भी यही काम करेंगे, लेकिन इसमें कुछ मैनुअल अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि हम लोग अपने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा घटा सकें। यानी क्या करना है हमको सर्किट में 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल जो मैंने दिया कि उसमें सेल का अमाउंट पढ़ा के, जो कि एनसीईआरटी का तरीका है,
कि उसमें सेल का अमाउंट बढ़ाते गए, एक सेल पहले दिए, फिर 2 सेल लगाए, फिर 3 सेल लगाए सर्किट में, फिर 4 सेल लगाए। तो इससे क्या होगा, ये होता है तुम्हारा 1.5 वोल्ट का। जब 2 सेल लगा दिए तो 3 वोल्ट का हो जाएगा, 1.5 दूनी 3। जब 3 सेल लगाए तो वो 4.5 वोल्ट का हो जाएगा, जब 4 सेल लगाए तो 6 वोल्ट का हो जाएगा वो। तो इसमें भी हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। अब रहा हमारा दूसरा चीज कि जब हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो कोई उसको मेजर करने वाला चाहिए। तो वोल्टेज को मेजर करने वाला कौन होता है? अंशु, बहुत देर से शांत हो, बोलो। और करंट को मेजर करने वाला? यस, वेरी गुड। सो अब इस सर्किट में हमको ये भी लगाना होगा। तो ये जान लो, अभी से आगे चल के थोड़ा बताऊंगा कि पैरेलल और सीरीज क्या कहा जाता है। जस्ट वेट अ व्हाइल। ओके, नो। सो इस कंडीशन में हमको यही करना है, इस सर्किट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको इंक्रीज कराना है। तो इसका 2 तरीका, एक जो मैंने नीचे दिखाया जो एनसीईआरटी का है, सेल इंक्रीज करते जाए उसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बढ़ते जाएगा, सेल डिक्रीज करते जाए पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होते जाएगा। उसके बाद आया इसको मेजर करने वाला कोई इक्विपमेंट चाहिए। तो मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर चाहिए हमको, जिसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, एक एम मीटर चाहिए। अब ये चीज अभी के लिए जस्ट मान के चलो, आगे बताऊंगा क्यों इसको सीरीज में जोड़ते हैं, क्यों पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर जो है रेजिस्टेंस के या सर्किट के पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये देखो, इसको मान के चल सकते हो, 2 पैरेलल लाइन है, एक ये और ये। वोल्ट मीटर सर्किट के पैरेलल में जोड़ा जाता है। क्यों, वो बताऊंगा आगे चल के, जब पैरेलल सीरीज सर्किट पढ़ाऊंगा तब। और एम मीटर जो है वो सीरीज के सर्किट के सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज यानी जब एक पॉइंट एंड करे तो दूसरा का पॉइंट शुरू हो, यानी कतारबद्ध तरीके से। ये देखो, मान सकते हो कि ये तुम्हारे स्कूल के बच्चे खड़े हैं एक लाइन में, उसी को बोलते हैं सीरीज, कतारबद्ध तरीके से। सो रेजिस्टेंस के या सर्किट के सीरीज में जोड़ा जाता है एम मीटर। एम मीटर जो करंट मेजर करता है उसको सीरीज में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है उसको पैरेलल में जोड़ा जाता है सर्किट से। सो ये हमारे सर्किट का अरेंजमेंट है। बहुत सारे लोगों को देख के बहुत प्रॉब्लम लग रहा होगा, बहुत बड़ा हेडक है ये सर्किट। हेडक नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। सिंपली तुमको करना क्या है, सेल लेना है, एक बैटरी बनाना है, बैटरी के बाद ये हमारा स्विच है, और स्विच के साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ना है। देन इस साइड चलेंगे हम, तो एक उसमें रेजिस्टेंस जोड़ना है, और सीरीज में एम मीटर जोड़ा जाता है, जिस एम मीटर का काम क्या है, करंट मेजर करना। वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे इस रेजिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि उससे हमको वोल्टेज मेजर करना है, इससे हमको वोल्टेज मेजर करना है। देन ये एम मीटर का पॉइंट निकाल के ले आके हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट में दे देंगे। अब इससे हम लोग अपना वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर रहे हैं। ओके, कैन एनीवन टेल मी फ्रॉम दिस, जहां पे होवर कर रहा हूं मैं, ये स्विच ऑन है या ऑफ है? ऑन है, ऑफ है। ओके, चलो, वेरी गुड। सो इसमें हमें करना क्या है, वेरिफिकेशन, यानी हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली बार बार V का वैल्यू अपने तरफ से बढ़ाना घटाना है, जो कि हमें पता है। I का वैल्यू हम एम मीटर से कैलकुलेट करेंगे और उसका एक टेबल बनाएंगे। हमें वेरिफिकेशन में इतना ही करना है। सो जहां भी आए तुम्हें वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस सर्किट, आइदर इट इज आस्किंग फॉर द सर्किट और नॉट। ये तुम्हारा पर्पस नहीं है, बिकॉज ये आंसर देने का मैं तरीका बता रहा हूँ। इफ यू पीपल हैव ड्रॉन द सर्किट इन द क्वेश्चन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, मान के चलो नहीं भी नंबर देने वाला तुमको 1 नंबर दे गया, बिकॉज ही कैन अंडरस्टैंड दैट पर्सन हैज ड्रॉन द सर्किट। इट मीन्स वो जानता है, माइट भी किसी प्रॉब्लम के चलते उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हो। देखो, उस समय एक किसी ने पूछा था, पॉजिटिव के तरफ से देखो फ्लो हो रहा है, कन्वेंशनल एंड ट्रू कन्वेंशनल डायरेक्शन एंड ट्रू डायरेक्शन में जो मैंने बोला था, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इस तरफ से फ्लो करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कर रहा है इवन, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ से निकल के जा रहा है। ठीक है ना। सो इस सर्किट को पहले हम लोगों ने, बोलो सर, अगर बोर्ड में कोई पूछेगा ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए, तो उसमें हम लोग को ये बनाना पड़ेगा।
100% बोल ही रहा हूं कि तुम्हें बोले कि कंस्ट्रक्ट दिस सर्किट और नॉट, अगर वेरिफिकेशन आ गया या ओम्स लॉ का डिस्क्रिप्शन आ गया 5 नंबर में, कुछ और चीज को लेकर, वेरिफिकेशन छोड़ के 5 नंबर में नहीं आएगा, वेरिफिकेशन आ गया तो फर्स्ट शॉट में सर्किट ड्रॉ कर दो। ये मैंडेट है एकदम, बोले चाहे नहीं बोले। कुछ ऐसे चीज हैं जिसको ड्रॉ करने से ना तुमको चेक करने वाला का पहला पॉइंट क्या मिलेगा, यस दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। तो ये तुमको बनाना है, कोई बोले चाहे मत बोले कि कंस्ट्रक्ट करो या नहीं, कोई मतलब नहीं है, तुमको ड्रॉ करना है सर्किट। सर्किट कैसे ड्रॉ करना है ये बताऊं? अभी शताक्षी क्या पूछी है बताइए थोड़ा। शताक्षी पूछी मुझसे कि वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ जहां आए वहां पे ये सर्किट हम लोगों को ड्रॉ करना होगा क्या? ये सर्किट ड्रॉ करना होगा, ये मैंडेट है। वो तुमको बोले कि कंस्ट्रक्ट करो या नहीं करो, कोई मतलब नहीं है। ये एनसीईआरटी का है, ये भी सही है, तुम्हें अब एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा खाली बदलना होगा। ये तुम्हारे रेफरेंस बुक का है, मैक्सिमम रेफरेंस बुक में ज्यादा ये किया गया है, ये वी जो है इसको ऊपर से दे दिया है, उसमें कुछ खास अंतर नहीं है। ये वी वाला को ये यहाँ से लाइन खींच के यहाँ पे वी देते हुए ऐसे बना दिया है, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन जहां वेरिफिकेशन आए, यस यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट, मस्ट मैं बोल रहा हूं, तुमको बनाना होगा ये सर्किट। और सर्किट में कुछ नहीं रखा हुआ है, सर्किट सिंपली एक रेजिस्टेंस लिए हुए है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जो हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अपने कंपोनेंट से बना हुआ, इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट से बना हुआ एक सर्किट है जिसमें बिजली फ्लो कर सकता है, सिंपल कहानी है। तो इसमें यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, बैटरी के बाद रेजिस्टेंस है, एम मीटर हम लोग मेजरमेंट के लिए दे रहे हैं, तो एम मीटर रेजिस्टेंस के सीरीज में होगा, वोल्ट मीटर फिर से हम लोग वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए दे रहे हैं, एंड दिस इज अ वीवीआई क्वेश्चन। मान के चलो इस टॉपिक से 2 नंबर 1 नंबर 6 नंबर जरूर होता है, चाहे न्यूमेरिकल हो जाए चाहे ये हो जाए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सो इसीलिए मैं और खास करके बता भी रहा हूं ताकि ये जानना बहुत जरूरी है। सो रेजिस्टेंस के बाद वोल्ट मीटर, एम मीटर, तुम्हें देखो पर्पस पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसमें हमको क्या क्या चाहिए, तो तुमको आराम से इसको बना सकोगी। देन ये इसको बोला जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहे रेओस्टेट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेओस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पुराना ढंग का स्विच है जो कि ऑफ ऑन, यहाँ पे डॉट नहीं रहेगा तो ऑफ रहेगा। देन जो हम इस सर्किट को ऑन करते हैं, मान के चलो ये पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पे है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये पॉइंट है। देन होगा क्या, करंट यहां से चला, इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास करता हुआ यहां से आके ये यहां से ऐसे कनेक्टेड है, यानी उस समय ये वेरिएबल रेजिस्टेंस थोड़ा भी रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है सर्किट में। देन ये तुम्हारा एक एक सेल है, मान के चलो ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो पूरी सर्किट में 3 वोल्ट का करंट सप्लाई हो रहा है, 3 वोल्ट सप्लाई किया इसने। सो 3 वोल्ट यहाँ पे ये रीडिंग करेगा और ये एम मीटर कुछ रीडिंग करेगा कितना करंट आ रहा है। इसका चार्ट हम लोग बना, बोलो। एक क्वेश्चन है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों नहीं दे रहा है? देखो क्यों नहीं दे रहा है, रेजिस्टेंस कब देता है ये जब इस किसी पॉइंट से कनेक्टेड है, यहां से मान लो कनेक्टेड है, तो यहां से आता और इसके रेजिस्टेंस से अब इस तरह से पार करता हुआ तब ना करंट जाता। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट उठा के मैं यहाँ लेके चला आ रहा हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट लेके आ जा रहा हूँ। सर अगर वो कनेक्टेड होगा तो उसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा? एक सेकेंड, देखो सारे टूल को तुम लोगों ने भी इस्तेमाल किया है, जस्ट इसको पढ़ाई के तौर पे कैसे इस्तेमाल करना है, तुमको करना क्या है इसको। अब देखो ये पॉइंट कैसा रहा होता, हाथ थोड़ा रफ चल रहा है तो इससे परेशान मत होना तुम लोग। और ठीक है आप।
सो ये कनेक्टेड होता है इस पॉइंट से आके, हमने जस्ट तुम्हारे रेगुलेटर को 5 नंबर पे कर दिया, सो आके ये इस तरह से कनेक्टेड हो गया, यानी कि अब करंट इस तरह से फ्लो करता हुआ आके इसमें निकल के उसका एक और पॉइंट उससे कनेक्ट होगा ना, ये पॉइंट है ना उसमें। देखो एक पॉइंट कनेक्टेड है, इससे सीधा स्विच से कनेक्टेड है, और एक दूसरा जो पॉइंट बचा वो आगे इससे कनेक्टेड है। ये पॉइंट कनेक्टेड नहीं होता है, एक पॉइंट उसका फ्री रखा जाता है। यही बता रहा था ना वेरिएबल रेजिस्टेंस में इतने देर से मैं कि ये वाला फ्री रखा जाता है। देखो आगे बढ़ेंगे हम तो होगा क्या, अब आगे करेंगे तो हम क्या होगा, देखो इसमें अब मान लो इसको हमने थोड़ा सा इस तरफ स्लाइड किया, थोड़ा सा यहाँ तक नहीं, थोड़ा सा इस तरफ स्लाइड किया, तो क्या होगा एक्चुअल केस में, अब मान लो यहाँ से कनेक्टेड है और ये पॉइंट हट गया है, फ्री वाला भी बता रहा हूं। देखो अब इस जगह पे कनेक्टेड है तो क्या होगा, अब यहां पर था तो थोड़ा भी रेजिस्टेंस नहीं था, यहां पर था तो थोड़ा भी रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन अब इस बार सर्किट किस तरह से चलेगा, देखो यहां से चला, इस तरफ से पार करता हुआ आया, अब इस बार ये क्या करेगा, करंट यहां से सप्लाई कराएगा, इस कॉइल में रेजिस्टेंस है, अब यहां से करंट फ्लो करता हुआ आएगा, तो यानी यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में ऐड हो गया ना, ये सर नो समझ में आ रहा है ना, पहला वाला पॉइंट समझ में आ रहा है, कौन सा, जब यहां से कनेक्टेड था वो भी नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा तो तुम पहले मुझे बताओ रेजिस्टेंस होता क्या है, रुकावट, रुकावट, रुकावट को हम लोग इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन सर, यस ऑब्जेक्शन, अपोजिशन, एनीथिंग यू कैन टेल। सो उस कंडीशन में हुआ क्या, ये हमारा सिंपल रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस में हम लोग करते क्या थे कि इस दोनों पॉइंट से ही चीजों को जोड़ते थे। देखो ये वाला रेजिस्टेंस, इसमें एक पॉइंट इसमें जोड़ दिया जाएगा, एक पॉइंट इसमें जोड़ दिया जाएगा, अच्छा यहाँ भी है सॉरी, इसमें एक पॉइंट यहाँ जोड़ दिया गया, दूसरा पॉइंट यहाँ जोड़ दिया गया, तो अब इसको चेंज करने का कोई उपाय नहीं है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने अरेंजमेंट बनाया है चेंज करने का, इसमें हमने अरेंजमेंट बनाया है कि इस पॉइंट को हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। इधर उधर करेंगे तो क्या होगा, जब इसको यहाँ पे ले आके जोड़ देंगे, जब ले आके हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ दिया, ये वाला पॉइंट भूल जाओ, ये वाला पॉइंट अभी भूल जाओ, इस पे जुड़ा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ले आके जब तुमने जोड़ दिया इसको, तो हो क्या रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है ये ध्यान दो, यहाँ से सीधा आते हुए करंट यहाँ पहुंच गया, इस रेजिस्टेंस में तो कोई पॉइंट जुड़ा ही नहीं हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस देगा कहाँ से, यानी पंखा 5 नंबर पे फुल स्पीड हो गया, ये सर नो, अब मान लो सेकेंड कंडीशन, इस पॉइंट को हमने स्लाइड करते हुए 3 नंबर पे पंखा चला रहे हैं, सो पॉइंट धीरे धीरे स्लाइड करते हुए यहाँ पे आया, तो अब क्या करेगा, ये इस तरफ से चला, सर्किट में रोटेट करते हुए आया और आके ये यहाँ से कनेक्टेड हो गया, तो अब क्या करेगा, 1 कॉइल, 2 कॉइल, 3 कॉइल, 4 कॉइल, 5 कॉइल में से पार करते हुए यहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया ना सर्किट का, हाँ, तो यही है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसीलिए इसका ये पॉइंट कनेक्टेड नहीं होता है, ये पॉइंट ले आकर सीधा यहाँ पे फिक्स कर दोगी, तब तो ये नॉर्मल रेजिस्टेंस हो गया, फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो गया, इसको हम लोग वेरी ही नहीं कर सकते हैं, तो हमारा रेगुलेटर का काम कहाँ रह गया, रेगुलेटर कुछ नहीं कर पाएगा नहीं, ठीक है, ओके। सो यही काम देखो हम लोग बार बार करेंगे, इसीलिए जानबूझकर मैं उठा के यहाँ पे ले आया तुम लोगों को, ताकि यहाँ से मैं उसको एटलीस्ट एक फॉर्म से दिखा पाऊंगा तुम लोगों को कि हाँ देखो किस तरह से ये कनेक्टेड है। तो पहली बार हम लोग कर क्या रहे हैं, इस सर्किट को इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं और ये वाला कोई कनेक्शन का पॉइंट नहीं है, ओके। देन ये सेल जो है ये पूरा पूरी तुमको वोल्टेज दे रहा है और सेल का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा, मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ 1.5 और 1.5, सभी लोग जानते हो कि एक सेल का 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दिखे होगे सेल पे। सो ये 3 वोल्टेज का 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। सो उस कंडीशन में 3 वोल्ट आया, एमीटर तुम्हारा कुछ रीडिंग करेगा। देन हम करेंगे क्या कि इस पॉइंट को उठा के रेगुलेटर को अब हम घुमाएंगे थोड़ा सा, रेगुलेटर को हमने घुमाया और मान लो वो सेकंड कंडीशन में सी नाउ
जितना बैटरी बोल रहा है, नहीं जरूरी नहीं है तुम 5 लगाओ उसमें बैटरी, तुम्हारा मेजरमेंट अलग अलग आएगा, लेकिन तुम्हारा हर समय एक रेशियो जो आएगा V बाई आई का वो कांस्टेंट आएगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं, देखो पहला हमने रीडिंग ले लिया V एंड I का, यहां तक ठीक है ना? यस सर। 10 मिनट होल्ड करो सिर्फ, तुम्हें सारा चीज क्लियर होने लगेगा। सेकंड पॉइंट जो कनेक्टेड है, मान लो वो सेकंड पॉइंट यहां से कनेक्टेड है, ये पिंक वाला सबको दिख रहा है। सेकंड पॉइंट ये पिंक वाला है, ये अब हट जाएगा, ये अब पॉइंट हट गया। सो सेकंड बार में वो करेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी यहां से चला इस तरह से आते हुए यहां से आके इस 2 कॉइल से पार करके तब इधर से निकलेगा, यानी अब हमारा सेल का रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी रेगुलेटर 4 नंबर पे हो गया। यानी उस समय अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फिर चेंज कर जाएगा, जितना भी हो, वो तुम्हारा 2.9 हो, 2.8 हो, 2.5 हो, जस्ट इसी एग्जाम्पल से मैं लेके चल रहा हूँ। सो उस समय एक रीडिंग आएगा 2.8 और एक तुम्हारा कुछ एम्पियर में करंट का रीडिंग आएगा। ये दूसरा रीडिंग हमने लिया, ये अरेंजमेंट करने के बाद फिर से तीसरा अरेंजमेंट मान के चलो कि हमने रेगुलेटर को 3 नंबर पे कर दिया, हाफ पोजीशन पे लेके आया हूं मैं, 3 नंबर पे कर दिया हमने। सो उस कंडीशन में कुछ फिर एक रीडिंग आएगा तुम्हारा वोल्ट मीटर का और एम मीटर का आएगा ना, उस रीडिंग को भी हमने लिया। यही काम तुमको वेरिफिकेशन में करना है, मैं इसको इंग्लिश वर्ड में भी फिर बोलूंगा। चौथे पॉइंट पे एज्यूम करो कि हम उसको सीधा लेके चले आए और यहां से कनेक्टेड कर दिया। इस बार उसको हमने यहां से कनेक्ट कर दिया सीधा, तो इस बार क्या करेगा, पूरा यहां से करंट आते हुए पूरा का पूरा रेजिस्टेंस से अब ये कवर अप करेगा और तुम्हारा वोल्टेज जो है वो बहुत धीम हो गया होगा। यानी मान के चलो तुम्हारा 1 नंबर पे पंखा चल रहा है, पंखा बहुत धीरे धीरे हो गया। सो उस समय वोल्ट मीटर का एक रीडिंग होगा, एक एम मीटर का रीडिंग होगा। अब हमारे पास डेटा जो है कुछ इस तरह का बन गया होगा, कुछ इस तरह का हमारे पास चार्ट बन गया होगा। एक जस्ट मैंने चार्ट उठाया है कि जब वोल्टेज 2 था तो उसके लिए करंट हमारा 0.5 एम्पियर है। सेकंड कंडीशन जब वोल्टेज 4 था तो हमारा करंट 1 एम्पियर है। सो ऐसे ही करते हुए जब 12 था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, सो करंट उस समय 3 एम्पियर है। यहां तक ठीक है, बोलो सभी के लिए ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं हम अपने ओम्स लॉ पे। V इज इक्वल्स टू आई आर, यही हमने उसमें पाया था, जो हमको प्रूफ करना है इस कंडीशन में, या एक्सपेरिमेंटली हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। यानी कि अगर हम लोग ये कंडीशन उठाएं, यहां पे आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ। सो हर बार अगर हम V बाई आई को कैलकुलेट करें, V बाई आई यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट को कैलकुलेट करें, तो वो आना चाहिए एक फिक्स रेजिस्टेंस या एक कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। दिस पॉइंट इज करेक्ट फॉर एवरीवन? बस तुम समझ गए चीज को, आ जाओ अब यहां पे। सो देखो, V बाई आई 2 बाई 0.5, इट इज कमिंग एज 4, देन 4 बाई 1, इट इज कमिंग एज 4। सो हर कंडीशन में जितना भी बार हम लोगों ने वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज कर करके V एंड I का मेजरमेंट लिया, हर समय हमें रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम आ रहा है। देन फिर यही इक्वेशन 4 ओम आ रहा है का मतलब क्या? यस नहीं समझ में आया। ये वाला पॉइंट समझ में आया था यहाँ तक? हाँ, इसको उल्टा लेके चलो, हम बुझो ना। अच्छा बीपी, अरे आवाज से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे मुंह के सामने नहीं बैठे हुए हो तुम लोग, उसके लिए प्रॉब्लम मत लो। ये वाला पॉइंट ठीक है, तो इसको उल्टा लेके चले। देखो हम लोगों ने बार बार अपने चार्ट में V एंड I को कैलकुलेट किया था। V एंड I को हम लोग मेजर किए थे एम मीटर और वोल्ट मीटर से, किए थे ना? हाँ, तो उसी का रीडिंग जस्ट एक चार्ट उठाया है मैंने,
उसी का एक रीडिंग चार्ट उठाया है हमने। ये मत समझना कि सर ने कैलकुलेट करके 4444 सारा वैल्यू बैठा दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ये रियली करोगे ना तो ये ऐसा डेटा आता है। इट माइट भी कि यहाँ पे 4 के जगह वो आ जाएगा 3.97, इट माइट भी कि आ जाएगा 4.10, आ सकता है, इतना चेंजेस चलता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वो उसी के बराबर आएगा। ज्यादातर डेटा तुम्हारे किसी के 4 हो जरूरी नहीं है कि 4 ही ओम हो, वो 2 ओम आएगा तो 2 आएगा, 3 आएगा तो 3 आएगा, जितना भी हो, लेकिन वो V एंड I का जो वैल्यू रहेगा ना बार बार V बाई आई जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा फिक्स आएगा। यही बोलना चाहता हूं मैं कि हर बार जो V बाई आई आएगा वो फिक्स आएगा, जो कि यहाँ पे चार्ट पे आ रहा है। अच्छा, यहाँ भी V बाई आई है, सो हर बार V बाई आई का वैल्यू जो है वो फिक्स आ रहा है, जिसका मतलब क्या है, ओम्स लॉ को एक दूसरे तरीके से भी हमने डिफाइन किया था। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और रेशियो ऑफ V एंड I इन अ सर्किट इज फिक्स्ड एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। रेशियो ऑफ V बाई आई किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस को बोलते हैं। यानी एक सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स रह रहा है, तो उल्टा हम लोग डिडक्ट करके आ रहे हैं, यानी V बाई आई का रेशियो जो है वो फिक्स मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज द ओम्स लॉ। वेरीफाई हुआ? बोलो विपिन, ठीक है? अब यस, तुमको यही करना है वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में देखो, जो तुम लिखोगे क्या लिखोगे, एक बार ऊपर हिंदी में बोलता हूँ, उसके बाद इंग्लिश में बोल के अपना सेशन हम लोग बंद करेंगे आज का। हम लोगों को लिखना है वी हैव टू मेक द सर्किट लाइक दिस गिवन इन फिगर दिस एंड यू हैव टू मेक द सर्किट, और सर्किट तुम बना दो। देन तुमको क्या लिखना है, एट द फर्स्ट पॉइंट वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम सबसे कम जगह पे कर देंगे। जो मैंने यहाँ पे सारा अरेंजमेंट दिखाया, वेरिएबल रेजिस्टेंस को सबसे कम हम लोग रेजिस्टेंस के वैल्यू पर कर देंगे। उस समय V एंड I का एक मेजरमेंट लेंगे, V एंड I का मेजरमेंट लेके उसको हम लोग एक चार्ट के फॉर्म में बनाएंगे। देन दूसरी बार फिर से वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम थोड़ा सा और ज्यादा करेंगे उसमें रेजिस्टेंस, उस समय V एंड I का वैल्यू हम लोग फिर कैलकुलेट करके उसको चार्ट में हम लोग इंक्लूड करते जाएंगे। थर्ड पॉइंट फिर से वही V एंड I का वैल्यू हम लोग एमीटर वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे और उसको चार्ट में रखेंगे। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, जितना भी तुम्हें लेना है, मिनिमम 4 पॉइंट लेके तुमको एक्सप्लेन करना। एक डेटा याद रखना, या डेटा इवन मैथमेटिक्स से तुम बना सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, उसको कोई नहीं काटेगा, बिकॉज वहां पे तुम इक्विपमेंट लेके नहीं बैठे हो, बट रियल एक्सपेरिमेंट में ऐसा डेटा आता है। सो बार बार ये हम करेंगे, और करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाके V बाई आई को कैलकुलेट करेंगे। जब हम डेटा निकाले उसके बाद एक एक V बाई आई को, जो कि हमारा ये पहला पार्ट रहा, पहला एक्सपेरिमेंट का हमारा डेटा रहा, उसको हम लोग उससे V बाई आई को कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा आया 4 ओम। फिर दूसरे डेटा के बेसिस पर हम लोग R को कैलकुलेट करेंगे, वो भी आया 4 ओम। थर्ड डेटा वो भी आया 4 ओम। फिफ्थ डेटा वो भी आया 4 ओम। यानी हम लोग सारे अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में देख रहे हैं कि हमारा R जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। इट मींस कि ये प्रूफ करता है कि हमारा अगर सर्किट सेम है तो हम लोग V को कितना भी वैरी करें वो I के प्रोपोर्शनली ही बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है सभी के लिए? सर एग्जाम में वैल्यू भी लिखना पड़ेगा और चार्ट भी बनाना पड़ेगा। यस यस, ये आंसर बहुत बड़ा पड़ता है तुम्हारा, तो वैल्यू याद करना पड़ेगा। फिर वही कहानी तुम बोल रही हो। मैंने बोला ना कि R का वैल्यू मान लो तुमको 4 रखना है, यहाँ पे मैं 2 लिखा हूँ, तुम भी ये जानती हो ना कि हमारा ये वैल्यू 4 कब आएगा, 1 को जितना रख रही हो। मान लो यहाँ पे तुम 12 रख दे रही हो वोल्ट, तो 12 वोल्ट रखोगे तो यहाँ पे I कितना रखना होगा, 3 रखना होगा। ये तो डेटा तुम्हारे दिमाग में है, यानी हमको फाइनली इसको 4 दिखाना है या फाइनली इसको 2 दिखाना है। सिंपली इतना वैल्यू रखेंगे वो एक्सपेरिमेंट से मैच करना चाहिए ना। वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हो ना प्रांजलि, सर लिख तो रहे हैं ना कि इसमें इतना वोल्ट का बैटरी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे तुमको एक्सपेरिमेंट नहीं ढूंढ रहा है कोई,
वहां पे ढूंढ रहा है कि तुम लिखी क्या हो, तुम एक्चुअली किस चीज को आंसर करना चाहती हो, क्या चीज तुमने लिखा है। तुमने लिखा है कि बार बार हम वैरी करेंगे तो ये हमारा एक डेटा आएगा। डेटा पर नहीं ध्यान देंगे लोग, डेटा पर सिर्फ यही ध्यान देंगे कि उसका जो आर आया है वो कांस्टेंट है या नहीं है। सो डेटा रटने की जरूरत नहीं है तुमको। डेटा को हमको फाइनली एक सेटअप करना है कि उसका आर जो है हमारा हर समय कांस्टेंट आ जाए। ये तो प्रैक्टिकल लैब में ना होता है कि हम सारे इक्विपमेंट लेके बैठे हैं, हमको भी उसमें सप्लाई कर रहे हैं तो आई चेंजिंग आ रहा है, उसका रीडिंग करा रहे हैं और हम लोग डेटा ले रहे हैं। लेकिन वहां पे एग्जाम में कौन लेगा, कहां से आएगा एग्जाम में। एग्जाम में जस्ट ये अपने दिमाग का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए हमको 3 डेटा 4 डेटा एट द मैक्स 5 डेटा से हमें शो करना है कि आर का हमारा वैल्यू जो है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा हूँ कौन सा एक्सपेरिमेंट लेके मैं बैठा हूं, मैं कहाँ जानता हूं कि उसका वैल्यू कितना चेंज कर रहा है। सही है ना। यस सर। बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। अब एनसीईआरटी में ये चीज पूरा समझ गए तुम लोग, बोलो सारे लोगों के लिए। साइलेंट मत हो, बिकॉज देखो मैं अपने टाइम से ज्यादा एक्सटेंड कर रहा हूं तुमको समझाने के लिए। बहुत शॉर्ट टॉपिक मैं खींच के ले गया हूं आज। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है बोलो, कोई दिक्कत नहीं, और 10 मिनट सही है, कोई बात नहीं। सेशन हैज गॉन अराउंड 1 hour 16 minutes। बोलो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी में जो उसने अरेंजमेंट किया उसमें ये अरेंजमेंट किया है, सारा सर्किट वैसे ही है। देखो इसमें कहीं रिहॉस्टेड नहीं दिख रहा है तुम्हें। वो क्या बोल रहा है कि हम लोग पहली बार सर्किट में एक सेल कनेक्ट करेंगे। देखो इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है। देन उस समय वोल्ट मीटर का और एम मीटर का रीडिंग लेके एक ऐसा चार्ट बनाएंगे। सेकेंड टाइम हम लोग एक के बाद 2 सेल कनेक्ट करेंगे। अब यहां से जोड़ देगा वो, इसलिए डॉटेड लाइन है ये। 2 सेल कनेक्ट करके उसका हम लोग डेटा उठाएंगे, वोल्ट मीटर और एम मीटर का। 2 सेल कनेक्ट करने से क्या होगा, फिर वोल्टेज इंक्रीज करेगा, उसके हिसाब से कुछ करंट इंक्रीज करेगा। कहानी तुम्हारा यही रहा, लेकिन बताने का तरीका अलग हो गया थोड़ा सा। उसके बाद बोल रहा है 3 सेल हम लोग जोड़ेंगे सर्किट में। सो अगर मान के चलो नॉर्मल लाइफ का हम लोग सेल लेते हैं तो 1.5 वोल्ट, 1.5 3 वोल्ट 4.5 वोल्ट, यानी थर्ड टाइम में उसका वोल्टेज जो है, जरूरी नहीं है ये डेटा तुम्हारे 3.5 और 4 ऐसे रहे, यही जरूरी नहीं है, जितना भी तुम लिखो। हाँ, लेकिन एक चीज उसमें दिमाग तुम्हारा काम करना चाहिए कि सेल हम लोग रेगुलर दे रहे हैं, उसके हिसाब से तुम्हें अपना मैथमेटिकल डेटा दिमाग में एनालाइज करके सेट करना होगा। अब ये नहीं लिखेंगे कि एक सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट, दूसरे सेल का वोल्टेज है सीधे 16 वोल्ट बढ़ गया, नहीं, ऐसे नहीं। ये समझने वाला समझ जाएगा कि उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन या रियल सेंस में फिजिक्स वो समझ में नहीं आ रहा है, वो जस्ट रैंडम कुछ भी डाले जा रहा है। ठीक है प्रांजलि या कोई भी? ओके। देन थर्ड कंडीशन में वो और एक सेल जोड़ दिया और कुछ वोल्टेज बढ़ा दिया। फोर्थ कंडीशन में और एक सेल जोड़ दिया, कुछ वोल्टेज बढ़ा दिया, और उसके बाद ये डेटा ले लिया उसने। ऐसे डेटा ले लिया और डेटा के बेसिस पर फिर हम दिखाएंगे दिस इज अगेन वी आर फाइंडिंग कि हमारा आर जो है वो कांस्टेंट है, वी बाई आई का रेशियो कांस्टेंट है, सो इट इज शोइंग द ओम्स लॉ। करेक्ट है? यस सर। सभी के लिए दोनों का अप्रोच जो है फाइनल वही है, लेकिन तरीका अलग है। जानबूझकर मैंने इसको कंपैरिजन में रखा है कि बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा, सर इसमें तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ही नहीं, कैसे काम होगा। होप एवरीवन इज क्लियर फ्रॉम दिस। म्यूट करो अपना साउंड कोई भी। ओके, सो दिस इज ऑल टोटल योर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये जो है तुम्हारा ग्राफ में तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, या अदरवाइज सी देख लो, बिकॉज ये फिर टॉपिक से थोड़ा सिंक हट जाएगा तुम्हारा दिमाग। सो ये नेक्स्ट ये ग्राफ भी बनाना पड़ता है उसमें। ये बार ग्राफ तुमको नहीं मिलेगा, ये ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। जस्ट तुमको करना क्या है कि एक एक्स एक्सिस बनाना है, एक वाई एक्सिस बनाना है। कोऑर्डिनेट है ये तुम्हारा, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, और जो जो वैल्यू यहाँ पे तुम्हें आया है इस वैल्यू को यहाँ लिखो चाहे मत लिखो। जस्ट तुम्हें करना क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बना देना है, एक स्ट्रेट लाइन बना देना है जीरो से उठते हुए। अगर इतना कर पाओ कि सारा यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का वैल्यू लिखो
तो और अच्छा है, नहीं लिखो देन ऑल्सो इट इज गुड, नॉट अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम. सो जस्ट उसके बाद वी फाइंड आर इज कांस्टेंट इन एवरी केस. ऐसे करके एक यहाँ पे तुम्हें पूरा ग्राफ बना देना है. प्लेन पेपर में ही जस्ट स्केल लेके सीधा सीधा तुम्हें ग्राफ बना देना है. पूरे का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से रहेगा. जस्ट आई एम गोइंग स्लोली एंड स्लोली. मेक द सर्किट लाइक दिस. If you are going through NCERT, then you have to write it that at first condition we have to connect one cell to the circuit and we find readings of potential difference as well as current from the ammeter and voltmeter respectively. Then second and we are going to put it in a chart form. Then in second condition what we are going to do is we are going to add one more cell to the circuit. By adding one more cell, potential difference is going to increase. Accordingly, the current is also showing some different reading. This is the second case. Third case, again we are going to increase one more cell and take the readings respectively of the voltmeter and ammeter. Fourth condition also we are going to take the readings of voltmeter and ammeter by increasing a cell in the circuit. ये हो गया सारा तुम्हारा चार्ट बनाने का तरीका. देन आफ्टर टेकिंग द रीडिंग वी हैव टू कैलकुलेट. बार बार इसको कैलकुलेट करके दिखाओ अगर तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है तो. अदरवाइज एक चार्ट फॉर्म में जैसे मैंने किया है सारा एक साथ डेटा रख के उसको खत्म कर दो कहानी. अदरवाइज जैसे रेफरेंस बुक में दिया हुआ है लाइन बाय लाइन भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हो. सो देन यू हैव टू राइट इज एट एवरी कंडीशन वी फाइंड दैट रेशियो ऑफ V by I is a constant which is are called as resistance. So by this we find that V is directly proportional to I or I is directly proportional to V. This verified our Ohm's law. ये रहा NCERT के हिसाब से. बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो. People are not getting bored. Tell me. टाइम कितना भी लग गया हो लेकिन मतलब टॉपिक बहुत शॉर्ट कवर अप हुआ है. प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नो सर. Okay. So then second condition, going with the reference book, make the circuit like this. At first condition we are going to set the variable resistance at 0 resistance and we find the measurement of potential difference and current and make a chart of that. Second condition we are going to increase the resistance of variable resistance by tuning the point and again we are going to take the readings of voltmeter and ammeter. Then third condition, repeatedly whatever we are doing in the first two steps we are going to increase the value of resistance by use of variable resistance and we are going to take the measurements of potential difference and current through ammeter and voltmeter. Fourth condition similarly, and we are going to calculate the ratio of V and I, and every time we are finding the ratio of V by I is constant. So this verified that whatever the Ohm said is verified and V is directly proportional to I or I is directly proportional to V.